हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि धात्विक गुण। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें धात्विक गुण कैसे पाया जाता है, क्या होता है और इनकी उपलब्धता क्या है, ये सब जो कि हम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम उससे आगे बढ़ेंगे। अगली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक होता है। लेकिन ये लेक्चर शुरू करने से पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्या है चंद पंक्तियां, ध्यान से सुनिएगा। आपका आत्मसम्मान यदि किसी को घमंड लगता है तो बेशक उसे लगने देना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका हेडिंग आपने क्या डाला है? अगर आप हेडिंग नहीं डाले हैं तो हेडिंग डाल लीजिए, गलनांक व क्वथनांक यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई ना? क्या होता है, जैसा कि देखिए हम लोग स्पेशली यहाँ पे जो देखें यानी कि जो है कि देखेंगे या 3D एलिमेंट के बारे में देखेंगे। 3D एलिमेंट और 4D एलिमेंट ये हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। बात समझ में आ गई ना? हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, गलनांक बोला जाता है, इंग्लिश में बोले तो इसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। क्या होता है गलनांक? मतलब गलने के लिए, ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो ताप दिया जाता है उस ताप को क्या बोला जाता है, गलनांक बोला जाता है। वही अगर हम क्वथनांक की बात करें तो जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है उस ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वस्तु का क्वथनांक बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यानी द्रव से गैस में बदलने के लिए जो ताप दिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। और ठोस से द्रव में परिवर्तित होने के लिए जो ताप दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? ये देखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सभी के सभी मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, यानी धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। पिछले क्लास में इसमें हमने स्टडी कर लिया था, केवल एक एलिमेंट को छोड़ करके। अगर आप पिछला क्लास हमारा देखे होंगे तो आपको याद होगा, एक एलिमेंट ऐसा था जो ठोस अवस्था में या फिर यानी कि होता तो है धात्विक के लक्षण इसमें सब, यानी कि सब में धात्विक लक्षण होता है, लेकिन जो ठोस अवस्था की बात किया जाए तो सभी यानी कि सभी के एलिमेंट जो होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं डी ब्लॉक के। लेकिन एक तत्व ऐसा होता है जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। मरकरी जो होता है या द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसमें भी मेटेलिक कैरेक्टर ही होता है। बात समझ में आ गई ना? तो सभी के सभी जो होते हैं ये धातु होते हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, केवल मरकरी को छोड़ करके। तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं तो इसके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। इसके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा उच्च होंगे। ठीक ना? लेकिन इसमें वैरी कैसे करेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसमें वैरी कैसे करेगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम 3D एलिमेंट की बात करें, तो 3D में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? आपका आता है स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम आता है, वेनेडियम आता है, क्रोमियम आता है, मैग्नीज आता है, आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, निकिल आता है, इसके बाद कॉपर आता है, इसके बाद फिर आपका क्या जाता है, जिंक आ जाता है। बात समझ में आ गई ना? यानी कि स्कूल में तिरंगा वाला कर दिया मना, फिर कोई नहीं कूदेगा जंग में। ये ट्रिक है इसको याद करने की। ठीक है ना? अगर आपको नहीं याद है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए डी ब्लॉक के तत्व याद करने की ट्रिक बाय मिंटू सर, तो उसको आप यानी कि वहां पे आ जाएगा, वहां पे आप लोग देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाइए, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहां पे डी ब्लॉक के एलिमेंट को चाहे याद करने की ट्रिक हो, चाहे एफ ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने की ट्रिक हो, चाहे आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की ट्रिक चाहते हैं याद करने की, सब जो है कि अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। ठीक है ना? और अगर आपको अच्छा लगेगा तो भैया अपने सभी मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो सब भी जो है कि ये एलिमेंट के नाम याद कर ले, क्योंकि अगर ये नहीं याद रहेगा तो समझ लीजिए आप लोगों को केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है। क्लियर में? चलिए देखिए ये आपका एलिमेंट है, यानी कि 3D एलिमेंट है। इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका 23 होता है, इसका 24 होता है, इसका 25 होता है, इसका होता है 26, इसका 27 होता है, इसका 28 होता है, इसका 29 होता है, इसका कितना होता है, 30 होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये आपका आता है 3D1 आता है और यहाँ पे 4s2 आता है। इसका होता है 3D2 होता है, इसका कितना होता है, 3D2 होता है और यहाँ पे 4s2 होता है। ऐसे 3D वाले में हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दो अपवाद भी हैं इसमें। कौन कौन से अपवाद भैया? ये आपका कॉपर है जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, एक क्रोमियम है जिसका परमाणु क्रमांक 24 है। ये दोनों यहाँ पे अपवाद हैं। अपवाद का मतलब जो क्या करते हैं, इस नियम का पालन ही नहीं करते। इसके यस वाले में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इसका होता है 3D10 और यहाँ पे होता है 4s1 होता है।
इसकी s वाले में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से इसमें भी आपका 3d वाले में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और 4s वाले में आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये भी आपका अपवाद है और ये भी आपका अपवाद है। अगर आपको अपवाद भी नहीं याद है, कौन कौन से पूरे डी ब्लॉक में अपवाद है, उस पर भी हमने ट्रिक बना दिया है। ट्रिक में आप, बल्कि हम यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें हम इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिक जो है कि हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है, बहुत ज्यादा समय भी लगा है, उस पर बहुत ज्यादा माथापच्ची हमने किया, तब जाकर के भैया ट्रिक बना है। ट्रिक इतने आसानी से नहीं बनता है, बात समझ आ गई ना? तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ जरूर उसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका है, जैसे क्रोमियम यहाँ पे अपवाद है, एक आपका जो है कि कॉपर इसमें अपवाद है। अब अगर हम बात करें 3D की, अगर हम 3D की यहाँ पे बात करें तो जो 3D होता है स्कैंडियम की, अगर हम बात करें 1 2 3 4, जो 3D यानी कि डी वाला होता है उसमें 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 कक्षक। अगर हम यहाँ पे 3D में भरे तो यहाँ पे स्कैंडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद टाइटेनियम के लिए अगर हम भरे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। डी की हम बात कर रहे हैं, केवल डी की हम बात कर रहे हैं, चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी में ही प्रवेश करता है, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है डी ब्लॉक का वो डी में ही प्रवेश करता है। इसीलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3D हो जाएगा। 3D में आपका जैसे स्कैंडियम की बात किया जाएगा तो 1 हो जाएगा, टाइटेनियम की बात किया जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसके बाद वैनेडियम की बात किया जाएगा 3 हो जाएगा, इसके बाद अगले का यहाँ पे किया जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना? बात समझ में आ गया ना? 4 नहीं, ये आपका जो क्रोमियम है इसका करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाता है। डी वाले में कितना हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है ना? ये हो जाता है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ ऐसा होता है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, जब हम लोग मैग्नीज पर आते हैं, जब हम लोग यहाँ पे मैग्नीज पर आते हैं, मैग्नीज में आपको देखने को मिलेगा, मैग्नीज में ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीज का हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? मैग्नीज में अगर देखा जाएगा तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। मैग्नीज जो होता है इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, मतलब इसमें 1 2 3 4 5, मतलब कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है आप जानते हैं? नहीं जानते तो एक बार देख लीजिए। जैसे अगर सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मित बोलते हैं। युग्म का मतलब ही होता है भैया जोड़ा, युग्मित मतलब जोड़े में है तो ये युग्मित है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित है। बात समझ में आ गया? इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपका 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसा हो जाए, अब इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो होंगे वो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आ गई ना? इसमें जो है कि आपका 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, ये आपका मान लीजिए ये आपका है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है। ये आपका यमियन है, ये आपका किसका था, यमियन था, मैग्नीज था। इसके डी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन था आपका, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई ना? लेकिन इसके बाद हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, या फिर जब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये, इसके बाद यहाँ पे। तो आप क्या देख रहे हैं, जब हम लोग 3D में चल रहे हैं तो जो यमियन है वहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा है। पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, इसके बाद फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? यानी कि पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, इसके बाद फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे घटती हुई चली गई। कहां तक घटी? इसके बाद जब हम लोग जिंक की बात करते हैं तो जिंक जो होता है, जिंक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। यहां पे अब हम लोग आपको बताने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें जितनी ज्यादा होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें जितनी ज्यादा होती यानी कि होती है, उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही ज्यादा होता है। फिर से सुनिए, हमने क्या बोला, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होती है, उसका गलनांक और क्वथनांक का मान उतना ही ज्यादा होता है, उतना ही अधिक होता है। तो आप बोलेंगे इसका मतलब यमियन जो है उसका गलनांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है? बिल्कुल सबसे ज्यादा होता है। जो मैग्नीज होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अब आप बोलेंगे भैया ये तो हमको नहीं समझ में आया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने से कैसे बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे गलनांक की बात करें हम, चाहे क्वथनांक की बात करें, जैसे कोई भी सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो जब ठोस अवस्था में है, इसके मॉलिक्यूल आपस में अधिक तेजी से, यानी कि इसके मॉलिक्यूल आपस में आकर्षण बल लगा करके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल के बीच में, ये क्या होता है, बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई है? तो अगर हम बात करें जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, ये डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसमें सहसंयोजी आबंध और धात्विक आबंध दोनों बनाने की क्षमता होती है।
बहुत मुख्य बात हमने यहाँ पे बोला है, बहुत मुख्य पॉइंट हमने यहाँ पे बोला है कि जिस भी एलिमेंट में डी ब्लॉक की हम स्पेशली बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक के जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनमें सहसंयोजी और धात्विक आबंध दोनों आबंध बनाने की क्षमता होती है, यानी दोनों आबंध यहाँ पे बनाए जाते हैं, दोनों आबंध यहाँ पे पाए जाते हैं। अब जिसमें जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसमें सहसंयोजी आबंध बनाने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। जिसमें जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसमें सहसंयोजी आबंध बनाने की क्षमता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई ना? तो अगर हम देखें जो यमियन है यानी कि जो मैग्नीज है, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 जो है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है, 5 है। तो इसमें सहसंयोजी आबंध बनाने की जो क्षमता होती है एक मैक्सिमम होती है, यानी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये है इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी और बॉइलिंग पॉइंट होगी ये भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। क्योंकि सहसंयोजी आबंध जो होता है ये इसमें क्या होता है, एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे आप हीरा की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें, ये सबका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसमें इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, एक हीरा आपका क्या है, कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट आपका क्या है, कार्बन का अपर रूप है। ये सभी क्या होते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट इतने ज्यादा क्यों होते हैं, इतने हाई क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। इसमें जो कार्बन होते हैं एक दूसरे से सहसंयोजी आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत हाई होते हैं। यही प्रोसेस यहाँ भी है। ये जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इसमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसमें सहसंयोजी आबंध भी पाया जाएगा और धात्विक आबंध तो पाया ही जाएगा। तो जब सहसंयोजी आबंध पाया जाएगा मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। सहसंयोजी आबंध जो होता है थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। समझ में आ गया ना? स्ट्रांग होने के कारण इसको तोड़ने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है, बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल तुरंत उठता होगा कि भैया इसका मतलब ये जो जिंक है इसके तो बाहरी कोश में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसके डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके यानी जो जिंक है इसका जो डी ब्लॉक होता है, जो डी उपकोष होता है, इसमें कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। बिल्कुल भैया आप सही सोच रहे हैं। अगर आपके दिमाग में, अगर आपकी खोपड़ी यहाँ तक पहुंच रही है भैया आप बहुत आगे तक जाएंगे, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आप बहुत बढ़िया सोच रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि भैया यहाँ पे जो जिंक होता है इसमें क्या है, ये जो डी ऑर्बिटल है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 0 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 0 है। 0 होने के कारण इसमें सहसंयोजी आबंध देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर हम सहसंयोजी आबंध की बात करें, अगर हम सहसंयोजी आबंध की बात करें, सहसंयोजी आबंध की अगर हम बात करेंगे तो जो जिंक होगा इसमें सहसंयोजी आबंध नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा आबंध पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा धात्विक आबंध, यानी मेटालिक बॉन्ड इसमें पाया जाएगा। समझ में आ गया? धात्विक आबंध जो होता है इस सहसंयोजी आबंध से थोड़ा सा वीक होता है, कमजोर होता है, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है, सबसे ज्यादा कम होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम होता है। बात समझ में आ गई है? तो मतलब कि यहाँ पे अगर आप स्कैंडियम से चल रहे हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यमयन तक बढ़ रही है, इसके बाद फिर यमयन के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे घट रही है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाएंगे, मतलब मैग्नीज तक अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, मतलब इसमें सहसंयोजी आबंध बनाने की क्षमता ज्यादा है, मतलब इसका जो गलनांक होगा या फिर क्वथनांक होगा ये भी क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे घट रही है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है इसका भी मान क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घट जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जिंक तक आते आते इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब इतना भी ज्यादा नहीं कम हो जाता है जितना जल का होता है, जितना वाटर का होता है, आइस का होता है, बर्फ का होता है, इतना भी ज्यादा नहीं हो पाता है। समझ में आ गया ना? अरे भाई ठोस है, धातु है, धातु है तो इसमें धात्विक बॉन्ड तो है ही ना, मेटेलिक बॉन्ड तो है ही ना, ये भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है एक प्रकार का, और ये भी स्ट्रांग होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भले आपका कोवैलेंट बॉन्ड से वीक होता है लेकिन इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसमें भी आकर्षण बल ज्यादा होता है। तो आपका इसमें जिंक की बात किया जाए, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या है, बहुत ज्यादा कम होता है। ये अगर हम इस सब की अपेक्षा में देखेंगे जिंक की तो। अब आपको क्लियर हो गया होगा गलनांक और क्वथनांक कब घटता है और कब बढ़ता है, यही सब में लागू होगा।
यही हम 4D में की अगर हम बात करें तो 4D में भी यही कंडीशन होगी, 5D में भी यही कंडीशन होगी, 6D में भी यही कंडीशन होती है। चाहे हम 4D की बात करें, चाहे हम 5D की बात करें, चाहे हम 6D की बात करें, चाहे हम 3D की बात करें, सब में यही प्रोसेस होता है। जिसमें जितना आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी उतनी ज्यादा होगी, और जिसमें जितना कम बॉइलिंग यानी कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा। इसका रीजन क्या था हमने अभी आपको बता दिया, क्योंकि जितना ज्यादा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा सहसंयोजी आबंध बनाने की क्षमता होगी, और सहसंयोजी आबंध के साथ साथ उसमें मेटेलिक बॉन्ड भी होता है, धात्विक आबंध भी होता है। धात्विक आबंध होने के कारण और सहसंयोजी आबंध होने के कारण इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। लेकिन जिसमें केवल और केवल मेटेलिक बॉन्ड होता है उसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। और ये कैसे हमको पता चलेगा, हम लोग देखेंगे कितने ज्यादा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एकदम आयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसका यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एकदम से कम होगा, बहुत ही ज्यादा कम। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ये लिख दे शब्दों में, ताकि आप लोग नोट्स भी अपना कंप्लीट कर दें। नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए देखिए, अब हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को नोट्स भी कंप्लीट करना होता है। तो नोट्स में देखिए क्या लिखेंगे आप लोग। क्या बोला जा रहा है, संक्रमण तत्वों में जिंक वर्ग के तत्वों को छोड़कर, संक्रमण तत्वों में जिंक वर्ग के तत्वों को छोड़कर, जिंक वाले वर्ग के तत्वों को छोड़कर, क्योंकि जिंक वाला जो वर्ग होता है इसमें जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एक भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना। छोड़कर अन्य सभी तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि जो जिंक वाला वर्ग है उन तत्वों को छोड़ दिया जाता है, और सभी तत्वों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अधिक होते हैं, यानी कि उच्च होते हैं। जिंक वाले वर्ग में क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसमें केवल और केवल धात्विक आबंध ही पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड ही पाया जाता है, इसीलिए इसका गलनांक और क्वथनांक थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। इसका कारण, ठीक है ना, उच्च होते हैं। इसके बाद क्या, इसका कारण यह है कि इनके परमाणु परस्पर प्रबल बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। इनका जो परमाणु होते हैं ये परस्पर प्रबल बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ये प्रबल बल आंतरिक कोश में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इनके परस्पर परमाणुओं के बीच सहसंयोजक आबंध बनाने के कारण होते हैं, यानी कि सहसंयोजन आबंध बनाने के कारण इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं ये क्या होते हैं, उच्च होते हैं, यानी कि अधिक होते हैं। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है, अतः इनके गलनांक एवं क्वथनांक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने के कारण, बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाते हैं। मतलब कि अगर अयुग्मित डी कक्षकों में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, इसके गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे पूरे डी ब्लॉक की बात करें तो एक ऐसा तत्व होता है जिसका नाम होता है टंगस्टन, जिसको हम लोग डब्ल्यू बोलते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टंगस्टन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उस चीज को यहाँ पे हमने नोट में लिख दिया है। नोट क्या बोला जा रहा है, टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक कैसे, यानी कि सबसे अधिक होता है। जैसे जो विद्युत बल्ब नहीं होता है उसमें जो स्प्रिंग टाइप में लपेटी हुई होती है, तार टाइप में जो लपेटी हुई होती है, जो जलती है, हालांकि वो जलती नहीं, वो केवल चमकती है। जलती तो जल करके खराब हो जाती, ठीक है ना, तो वो आपका केवल चमकती है। जो चमकती है वही आपका क्या होता है, टंगस्टन होता है। बात समझ में आ गई ना, वो क्या होता है, आपका टंगस्टन होता है। इसका गलनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इतना ज्यादा यानी कि वो लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर नॉर्मल कोई वायर लगा दिया जाए तो क्या होता है, तुरंत जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे टंगस्टन की वो यानी कि धातु की वो बना होता है, टंगस्टन धातु का वो बना होता है, जिसका गलनांक कितना होता है, 3410 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3410 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। इसीलिए ये इतना ज्यादा नहीं, यानी कि इसीलिए यह इतना जल्दी खराब नहीं हो पाता है। तो मतलब जो बल्ब का जो वायर लगा होता है, जो भी आपका यानी कि प्रकाश देता है, चमकता है, वो आपका किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का जो गलनांक और क्वथनांक होता है ये बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ही मैक्सिमम होता है। कितना होता है, 3410 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, ये था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसको पहले एक बार आप नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे। छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि थोड़ा सा हमारे लिए भी थोड़ा सा अपलोड करने में समस्या हो जाती है, इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद अगले क्लास में एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक ना, आप परेशान ना होइए, ठीक ना, हम पूरी टॉपिक आप लोगों की कवर कर देंगे। लेकिन आप लोगों को एक काम करना है, ये वीडियो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर देना है, और एक छोटा सा कमेंट आप लोगों को जरूर कर देना है कि आप लोगों को एक वीडियो कैसा लग रहा है।
अगली टॉपिक में, अगले क्लास में हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे होगा परमाणु त्रिज्या या फिर आयनिक त्रिज्या। ठीक ना, यानी कि एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस क्या होता है, ये सब जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज और बता दें, उसको पढ़ने से पहले हम दो टॉपिक और पढ़ेंगे। एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, एक होता है परिरक्षण प्रभाव। ये हम लोग पहले पढ़ेंगे, तब जाकर के हम लोग पढ़ेंगे यानी कि जो परमाणु त्रिज्या होता है या फिर आयनिक त्रिज्या होता है, इसका क्या कारण है, क्यों हम इसको पहले पढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम इसको पढ़ाएंगे पहले। क्योंकि अगर आप ये नहीं पता है कि आपका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है, इसका अगर वेरिएशन नहीं पता है, मतलब ये वर्ग में जाने पर बढ़ता है घटता है या फिर आवर्त में जाने पर बढ़ता है घटता है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप लोगों को जो परमाणु त्रिज्या है ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ये हम समझा ही नहीं सकते बिना इसकी। तो इसके लिए हम पहले पढ़ाएंगे आप लोगों को परिरक्षण प्रभाव क्या होता है और इसके बाद प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। ये हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे और एक बेहतरीन एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। इसको हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक आप लोग जहां पर रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।